हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे वन शॉट मा मैराथन 3। मा मैराथन 1 में हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को स्टडी किया। मा मैराथन 2 में हमने अपने पास रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को स्टडी किया था। अब मा मैराथन 3 जिसमें हम पढ़ेंगे आवर न्यू चैप्टर यूनिट नंबर 3 दैट इज आई एंड आवर कलरफुल वर्ल्ड। जो आपके पास वन शॉट मा मैराथन 3 होगा ये किस पे बेस है? आपके पास आई चैप्टर पे है। लिमिटेड आपके पास कंटेंट है, लिमिटेड आपके पास क्वेश्चंस है जो आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं यहां से। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे आई एंड आवर कलरफुल वर्ल्ड। सबसे पहले इसमें आई को स्टडी करेंगे और आई के बाद आपके पास कुछ प्रिज्म हो गया, स्कैटरिंग हो गया, है ना, डिस्पर्जन ऑफ लाइट वगैरह फिनोमिनाज है जिनको हम डीपली तो क्या पढ़ेंगे इसमें हम डीपली नहीं, वन शॉट है तो थोड़ा फास्ट इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आई की बात करें तो चलिए बनाते डायग्राम आई का। चलिए डायग्राम है आपके सामने आई का। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आपके पास आई होती क्या है, तो आई की डेफिनेशन की अगर बात करें तो आई आपके पास क्या होती है? द सेंस ऑफ ऑर्गन विच इनेबल्स अस टू सी दी ऑब्जेक्ट। आंख है वो हमारे एक सेंस ऑफ ऑर्गन है जो हमें देखने में काम करती है। दैट्स क्लियर। इसके बाद अगर बात करें प्रिंसिपल की कि किस प्रिंसिपल पे आपके पास ये बेस है, तो इसका जो वर्किंग है वो किस फिनोमेना पे बेस है? इट इज बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। किस पे बेस है ये आपके पास? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये इसका प्रिंसिपल आएगा, याद रखेंगे इस चीज को। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहां गया? तो जो आपके पास लेंस है भैया, यहाँ पे जो फिनोमिना होगा दैट इज आपको दिख भी रहा है, आई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं वो रिफ्रैक्शन फिनोमिना शो करते हैं। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद रिफ्रैक्शन आपके पास प्रिंसिपल हो गया। अब बात करेंगे इसकी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में आपको दिख रहा है आपके पास जो डायग्राम है प्रॉपर, अगर इस डायग्राम में देखे तो आपके पास कुछ मेजर थिंग्स है। क्या क्या है आपके पास? सबसे पहले डायग्राम में अगर मैं इसको चलो फ्रंट व्यू से देखते हैं, आपको देखने में आई ऐसी दिखती है ना, है ना, ये आई। ठीक है, तो आप अगर बात करें आपको आई का ऐसा दिख रहा है, तो ये सबसे पहले ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है जिसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो कॉर्निया आपके पास क्या हो गया? ये ट्रांसपेरेंट लेयर आउटसाइड द आई, जो आपकी आंख के बाहर है, बल्गिंग आउटवर्ड है। ये बल्गिंग आउटवर्ड मतलब ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई इसकी डायरेक्शन है, उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बात क्लियर है? इट इज ए ट्रांसपेरेंट लेयर होती है ये। और हाँ, यहां से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्शन होता है आई में वो किस पार्ट पे होता है? कॉर्निया पार्ट पे होता है। इस बात को याद रखना, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन कॉर्निया, सबसे ज्यादा लाइट एंटर कहां करती है? कॉर्निया पे। क्लियर है? तो कॉर्निया आपके पास मेजर पार्ट है, बाहर की एक कवरिंग है जो आपको इंटरनल जो ऑर्गन्स है, आपकी आईज के ऑर्गन है, उनको प्रोटेक्ट करती है डस्ट से। तो ये आपके पास इसका फंक्शन हो गया। अगर मैं बात करूं कॉर्निया के बाद आपके पास भैया कॉर्निया हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपके पास आइरिस। तो आपकी जो आईज के अंदर ये होता है, ये गोल गोल, इसको हम आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? आइरिस। तो आइरिस इज ए कलरफुल डायफ्रागम। ये कलरफुल डायफ्रागम होता है, हम कहते हैं इसकी आंखें तो खैरी है, इसकी आंखें ब्लू है, इसकी आंखें ब्राउन है ना। तो इस तरह से आपके ये जो आइरिस होता है कलरफुल डायफ्रागम होता है जो बिल्कुल आपके एक बीच में पाया जाता है आंखें। क्लियर है? अच्छा, अब आइरिस के बीच में भी आप देखना कभी मिरर में खुद की आइज को, कि आपको जो आइरिस है इसके बीच में भी एक ब्लैक ब्लैक डॉट मिलेगा, और ये इट इज ऑलवेज ब्लैक। ये हमेशा आपके पास क्या होता है? ब्लैक कलर का होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसको? प्यूपिल। तो प्यूपिल क्या होता है आपके पास? देयर इज ए होल एंड द सेंटर या इन द मिडल ऑफ द आइरिस। आइरिस के बीचों बीच एक आपको होल दिखेगा, एक आपको ब्लैक कलर का स्पॉट दिखेगा जिसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। क्या बात क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं हम? प्यूपिल। प्यूपिल इट इज ऑलवेज ब्लैक इन कलर। ये हमेशा किस कलर का होता है आपके पास? ब्लैक कलर का होता है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई इट इज ऑलवेज ब्लैक। ये ब्लैक हमेशा इसलिए होता है ताकि लाइट का यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन ना हो, टोटली लाइट क्या हो जाए? रिफ्रैक्ट होए, अंदर जाए, क्योंकि हमें पता है जो ब्लैक कलर है वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को, रिफ्लेक्शन फिनोमेना शो नहीं करता। तो प्यूपिल आपके पास बीच में पाया जाता है। अच्छा, अब आपका जो पार्ट है व्हाइट व्हाइट कलर का होता है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसको? एक्वस ह्यूमर। इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर। आपके पास यहाँ पे फील्ड है ये व्हाइट व्हाइट कलर का। ठीक है भैया, ये 3 पोर्शन हो गए। अब हम बात करेंगे आपके पास आई लेंस। जस्ट आपके पास जो प्यूपिल है इसके पीछे क्या पाया जाता है? एक लेंस है, वो हमें नहीं दिख रहा फिलहाल, वो अंदर होता है। एक ट्रांसपेरेंट लेंस होता है, एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है जो कहां पाया जाता है? जस्ट बिहाइंड द आपके पास
प्यूपिल या आइरिस। ठीक है, आपकी आइरिस प्यूपिल के जस्ट पीछे आपके पास एक नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस है भैया, जो किससे बना होता है, याद रखना, ये बना होता है आपके पास प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का आपके पास ये आई लेंस बना है, नेचुरल है। एक ये नहीं कि लेंस जो ग्लास है वो ये कि सर टूट जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, नेचुरल फ्लेक्सिबल है आपके पास। क्लियर है? चलो उसके बाद हम बात करें, ये आपके पास सीलरी मसल से, इनको सीलरी मसल बोलता है, कोई इसको कोई अलग प्रोनाउंसिएशन होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज का। तो आपके पास सीलरी मसल से, सीलरी मसल क्या करती है, इट इज प्रोटेक्ट या इट इज होल्ड द आई लेंस। ये हमारी आई लेंस को क्या करती है, करके रखती है, होल्ड करके रखती है आई बॉल से। ये जो पूरा आई का है इसको आई बॉल बोलते हैं। आई बॉल से इसने पकड़ के रखा हुआ है, देखो आपको दिख भी रहा है, मैंने रेड पेन से इसको किया हुआ है कलर से। क्लियर है? इन्होंने क्या किया हुआ है, आई बॉल को, आई बॉल से आई लेंस को क्या किया, पकड़ के रखा है कि ये कहीं भाग ना जाए, है ना। उसके बाद उसके जो बीच का जो पोर्शन है, यहाँ पे आपके पास विट्री से सुगमर है। ये नहीं के अंदर कुछ नहीं है, खाली आपका ना दिमाग की तरह खाली नहीं आई, दिमाग तो खाली है ही। चलो तो ये आपके पास विट्री से हुमर होता है, आपके पास एक लिक्विड फ्लूइड आपके पास भरा होता है आई के बीच में, सेंटर में। और जस्ट बिहाइंड द आपके पास आई, जस्ट पीछे आपके क्या है, रेटिना। इंटरनल लेयर है, आउटसाइड नहीं, अंदर वाली लेयर, इसको बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं इसको, रेटिना। अब रेटिना का मेन फंक्शन आपके पास क्या होता है भैया, रेटिना का ही मेन फंक्शन है आई के अंदर, आपकी जो भी इमेज फॉर्म होती है वो कहां पे होती है, रेटिना पे। तो रेटिना इज द स्क्रीन, ये आपकी स्क्रीन है भैया, जो आप देख रहे हो वो आपकी सारी स्क्रीन पे आपके पास इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो ये आपके पास है रेटिना, इट इज द बैक पार्ट ऑफ द आई। क्लियर है? ऑल द इमेजेस फॉर्म्ड हियर। अच्छा, इमेज कैसे बनती है, इस चीज को भी याद रखना है। आप इमेज आपके पास कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनेगी। हाँ बिल्कुल, आप उल्टे दिखोगे यहाँ पे, रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहाँ पे ये जो आपके पास यहाँ पे जो इमेज बनेगी उसकी फॉर्मेशन, जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये कौन उठाएगी, ऑप्टिक नर्व्स। कौन उठाएगी, ऑप्टिक नर्व्स। और ऑप्टिक नर्व ये सारी इंफॉर्मेशन कहां पे भेजेगी, आपके पास ब्रेन के पास भेजेगी कि भैया आपने क्या देखा, आपने शेर को देखा या फिर आपने किसी चीज को देखा। अब शेर को देखोगे तो आप खड़े थोड़ी ना रहोगे, हंसोगे थोड़ी ना उसको देख के, आप दौड़ोगे, वहां से दौड़ लगाओगे। ये सारा फिर आपका कौन बोलेगा, ब्रेन बोलेगा भैया तो लोइन है। वो बात अलग, उल्टा लोइन दिखेगा यहाँ पे, छोटा डिमिनिश्ड। क्लियर है? यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने देखो बिंदु लगाई छोटी सी, इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको, ब्लाइंड स्पॉट। एक ऐसा स्पॉट, अगर यहाँ पे आपके पास इमेज फॉर्मेशन होगी तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगी नहीं, आप अंधे हो मतलब। क्लियर है? विजुअली ब्लाइंड पर्सन जो होते हैं उनके पास आपके पास क्या होता है, जो इमेज है वो फॉर्मेशन रेटिना पे नहीं हो रही, वो इमेज फॉर्मेशन कहां पे हो रही है आपके पास, वो ब्लाइंड स्पॉट पे हो रही है। क्लियर है भैया? क्लियर है? तो ये है आपके पास कंप्लीट आई। अगर मैं बात करूं इस पे वर्किंग की तो फटाफट वर्किंग और देखो, फिर हम आगे चलेंगे। इसकी वर्किंग की बात करें तो चलो सबसे पहले, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कुछ तरह की सेल्स पाई जाती है इस एरिया में। यहाँ पे दो तरह की सेल पाई जाती है आपके पास, रोड शेप और एक पाई जाएगी आपके पास कोन शेप्ड सेल। दो तरह की सेल पाई जाती है, रोड शेप और कोन शेप। मैं यहां पे लिख रहा हूं इस चीज को देखना, रोड शेप और कोन शेप, रोड शेप और कोन शेप्ड। कोन, सी फॉर आपके पास होता है कलर। ये जो सेल होती है आपके पास, ये क्या डिटेक्ट करती है, कलर को डिटेक्ट करती है। ये आपके पास कलर को बताएगी, भैया आपके पास ये रेड कलर है, ब्लू कलर है, व्हाइट कलर है, ये आपके पास रेड है, ये आपके पास ब्लैक है, ब्लू है। ये सारा आपके पास कौन बता रही है, कोन शेप सेल। आपकी इमेज तो बन गई रेटिना पे। अब रेटिना पे इमेज बनने के बाद दिमाग की ओर बताएगा भैया किस कलर की है, तो कलर आपको कौन बताएगा, कोन शेप सेल। क्लियर है? ठीक है, ये कलर सेंसिटिव सेल्स आपके पास होती है। और रोड शेप सेल क्या होती है, रोड शेप सेल आपको बताती है इंटेंसिटी। क्या बताएगी आपको, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब हो गया आपके पास ब्राइटनेस और डलनेस। क्या बताएगी आपको पास, ब्राइटनेस या फिर डलनेस। कि आपके पास जो इमेज आपने कलर को देखा वो डल है फिर ब्राइट है। भाई आपके पास रेड कलर की बात करें तो रेड आपके पास एक कलर नहीं होता ना, देवियों को तो ज्यादा पता होगा। रेड भी आपके पास है ना, पिंक भी अलग अलग होता है, जैसे बेबी पिंक हो गया, पीच पिंक हो गया, डार्क पिंक हो गया, लाइट पिंक हो गया पता नहीं कितने पिंक होते हैं। अपने लिए सिर्फ एक पिंक है, बॉयज के लिए सिर्फ एक पिंक होता है ना, और गर्ल्स के लिए कम से कम 10 पिंक होते हैं। शेडेड अलग अलग शेड होती है, अपने मुमाया में नहीं पढ़ना, ठीक है। क्योंकि गर्ल्स के पास जो है ना रोड शेप सेल ज्यादा पाई जाती है, उनको इंटेंसिटी हमें नहीं पता, उनको पता है। तो ये आपके पास रोड शेप सेल, कौन सी शेप। कुछ एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर भैया जी जो आपके पास एनिमल है उनके पास कौन शेप सेल नहीं होती, ये बात याद रखना।
अब शेरनी को थोड़ा ना दुपट्टा लेके आना, शेर को थोड़ा ना दुपट्टा लेके आना, कपड़े लेके आने शेरनी के लिए कि भैया इस कलर के लेके आओ, है ना, नहीं। उनके पास जो आपके पास लॉयन हो गया जैसे, उसके पास आपके पास कोन शेप शेल नहीं होती, उसको कलर्स नहीं दिखते। क्लियर है भैया? जरूर नहीं, लॉयन और भी आपके पास बहुत सारे जानवर है उनको कलर नहीं दिखते। क्लियर है? कुछ होते हैं जिनको एक दो कलर ही दिखते हैं, कुछ को अलग अलग आपके पास लिमिट होती है यहाँ पे, ठीक है। और जो उल्लू होता है उसके पास रोड शेप सेल बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वो दिन में शिकार नहीं कर सकता सूरज की रोशनी की, और ऊपर से इंटेंसिटी बहुत ज्यादा उसकी आंखों में जाएगी। क्लियर है? तो आपके पास हो गया भैया सेल के बारे में। अच्छा, अगर वर्किंग की मैं बात करूं तो देखिए वर्किंग फटाफट देखते हैं इसकी, मैं इसको रब कर देते हैं इन चीजों को, इसी में बता देंगे। भाई मान लो आपने क्या किया, कोई भी आपने ऑब्जेक्ट को देखा तो उसकी इमेज बनेगी ना आपके यहाँ पे। चलो कैसे, देखो मान लो आपने यहाँ पे पेड़ को देखा, ट्री है ये, आप इसको देख रहे हो, तो क्या होगा भैया, ट्री से रे आपकी आंखों में जाएगी, इस तरह से जाएगी, ठीक है। ये आपके पास, ये रे आपके पास जा रही है, ठीक है। आप पूरा पेड़ नहीं दिखेगा फिर आपको ऐसा, हम तो चलो आपको तो पूरा पेड़ देखना है ना, ये लो। क्लियर? अब इस तरह से आपकी भैया जो अब 3 रे नहीं जा रही, इनफाइनाइट रेज आपकी आईज में जा रही है, और जैसे ये गई तो भैया कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है, कन्वर्ज करना। जिसने क्या कर दिया, इस रे को कन्वर्ज कर दिया, इस रे को क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला, ये पेड़ दिख गया आपको। क्लियर है? यानी क्या होगा, हम इसकी वर्किंग क्या होगी आई की, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फ्रंट इन द इज प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ आवर आईज, द रे नंबर ऑफ रेज आपके पास कहा, एंटर इनटू योर आईज थ्रू कॉर्निया, कॉर्निया से एंटर हुई एंड देन फ्रॉम प्यूपिल, और प्यूपिल से होती है वो कहां पे गई, आई लेंस पे। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आई लेंस, बिकॉज ऑफ आई लेंस इज ए कॉन्वेक्स लेंस, सो इट कन्वर्जेस ऑल द लाइट रेज टू द रेटिना, इसलिए सब लाइट रेज को क्या कर देगा, रेटिना पे कन्वर्ज कर देगा, और रेटिना पे क्या बनेगी, इमेज की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो रेटिना पे इमेज की फॉर्मेशन हुई तो कौन शेप, रोड शेप सेल क्या करेगी भैया, कलर को बता देगी, इस कलर की है, और जो ऑप्टिक नर्व है वो यहाँ से सिग्नल को कहां भेजेगी, आपके पास दिमाग के पास, ब्रेन के पास, और आपको दिखेगा कि ये पेड़ है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो गई, वर्किंग ऑफ आई। वुमेन आई की बात करें, यहाँ पे इंसान की आंख की बात करें, और कोई नहीं फिलहाल, ठीक है, वुमेन आई की बात यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये आप सॉरी, ये आपके पास इसकी हो गई वर्किंग। इसके बाद एक छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे आपके पास हो गया रेड शेप सेल हो गया, और कौन शेप ऑफ सेल हो गया, ठीक है। हाँ, एक चीज और छोटा सा फंक्शन यहाँ पे, हम यहाँ पे क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं भैया, ये आइरिस का और प्यूपिल का कुछ रिलेशन है क्या? हाँ, ये रिलेशनशिप में है, कौन कौन, प्यूपिल और आइरिस। देखो आंख के अंदर जो लाइट जाएगी वो कहां से जाएगी, प्यूपिल से। मान लो आपके पास आई है, ये आपके पास आइरिस हो गया, ये आपके पास प्यूपिल है, तो लाइट कहां से एंटर करेगी आपकी, प्यूपिल के अंदर से। अब ज्यादा लाइट जाएगी या कम लाइट जाएगी, ये डिसाइड कौन करेगा, प्यूपिल नहीं, ये डिसाइड करेगा आइरिस। भैया आप ज्यादा लाइट में चले गए तो ज्यादा लाइट आपकी आंखों के अंदर से जाएगी, तो आइरिस को पता है ज्यादा लाइट आंखों में गई तो आंख खराब हो जाएगी, तो आइरिस क्या करेगा, इस प्यूपिल को छोटा कर देगा, ये पहले इतना था इसको इतना कर दिया, भाई छोटा हो जाता, दो डॉट दिख रहे हैं ना। इसने क्या किया, बोला भैया रेड था आप छोटे हो जाओ, ज्यादा लाइट जाएगी आंखों में, खराब हो जाएगी, आप फालतू में फिर चश्मे लगाओगे, है ना। तो इसने क्या किया, इसने प्यूपिल के साइज को डिक्रीज कर दिया, छोटा कर दिया। अगर हम अंधेरे में गए, डिम लाइट में गए, तो वहां पे ज्यादा रोशनी हमारी आंखों में जानी चाहिए, क्योंकि अंधेरे में वैसे कम रोशनी होती है, तो हम चाहते हैं ज्यादा ज्यादा रोशनी आपकी आईज में जाए। अब ज्यादा ज्यादा रोशनी आपकी आंखों में जाएगी, तो भैया ज्यादा रोशनी जब आपकी आंखों में जाएगी तो आपके प्यूपिल के साइज को बड़ा होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, बड़ा होना पड़ेगा ना। तो अब ये क्या करेगा भैया, एक काम करो, अब अंधेरा आ गया ना, तुम अपना साइज को बढ़ा लो, और प्यूपिल का साइज बढ़ गया। क्या बात क्लियर है? ये सारा कंट्रोल कौन कर रहा है आपके पास, ये सारा कंट्रोल है भैया, ये आइरिस कर रहे हैं, तो आइरिस कंट्रोल द साइज ऑफ प्यूपिल, ये बात को याद रखना, ठीक है। ये आपके पास हो गया कंप्लीट आई। नहीं हुआ अभी भैया, नहीं हुआ, छोटा सा टॉपिक। इसके बाद आपके पास बता है एकोमोडेशन ऑफ आई। एकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, फटाफट देखो, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। अकोमोडेशन ऑफ आई, स्पेलिंग को थोड़ा नजरअंदाज करना। अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, देखो मेरे को एक बात बताओ, इमेज आपके पास यहां पे बनेगी, और आपको पता है इमेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, वी, क्या बोलते हैं, वी। ये लेंस है, ठीक है।
अच्छा, हमें एक लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या बात क्लियर है? और v आपके पास भैया फिक्स है, इमेज तो हमेशा इनके बीच में ए पे बनेगी, तो v हमेशा क्या रहेगी, फिक्स। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, u हमेशा फिक्स रहेगा क्या? मैंने एक बार पेन को यहाँ पे देखा 10 मीटर दूर है, कभी 20 मीटर दूर है, कभी मैं उस चीज को देख रहा हूं कोई 50 मीटर दूर है, कोई 100 मीटर दूर है, कोई 2 किलोमीटर दूर है, कोई 5 मीटर दूर है। तो हमारे पास u क्या कर रहा है, चेंज हो रहा है। तो हमें पता है कि फोकल लेंथ को भी क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा, ताकि आपके पास v क्या रहे, फिक्स रहे। अरे भैया अगर मैं बोला कि यहां पे ना आपके पास 20 इज इक्वल टू 30 माइनस 10, क्लियर है? ये आपके पास f है, ये आपके पास v है, ये आपके पास u है, और ये आपके पास फिक्स होना चाहिए। अगर मान लो यहां पे 20 हो गया और ये आपके पास क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए, तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 10 लिखना पड़ेगा। अगर भैया ये टर्म चेंज हुई तो इस टर्म को भी क्या होना पड़ेगा, चेंज होना पड़ेगा। अब यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 5 आ गया, ये तो फिक्स रहनी चाहिए v। तो अगर यहाँ पे u, अगर आपने ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पे देखा तो v को कितना होना पड़ेगा, 25 होना पड़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भैया आपका आई लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज कर रहा है। आई लेंस क्या कर रहा है, फोकल लेंथ को चेंज। और मैंने आपको लास्ट मैराथन में बात की थी कि फोकल लेंथ का चेंज होने का क्या मतलब होता है, आपके पास फोकल लेंथ का चेंज होने का मतलब है भैया कि लेंस है वो अपनी थिकनेस को चेंज कर रहा है। चेंज कैसे कर रहा है, कभी लेंस थिक हो रहा है, कभी थिन हो रहा है, कभी थिक हो रहा है, कभी थिन हो रहा है। तो आपके पास क्या हुआ, अकोमोडेशन ऑफ आई क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज इट्स फोकल लेंथ बाय चेंजिंग इट्स साइज। आई लेंस की एबिलिटी है कि वो फोकल लेंथ को क्या कर रहा है, चेंज कर पा रहा है अपने साइज को, शेप को चेंज कर करके। इसको बोलते हैं अकोमोडेशन ऑफ आई। क्या बोलते हैं इसको, अकोमोडेशन ऑफ आई। इस बात को क्लियर रखना, इट इज द एबिलिटी ऑफ आवर आई लेंस टू एडजस्ट द साइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा हम पास में सबसे ऑब्जेक्ट कहां देख सकते हैं, हम देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर का। हमारे आंख के बिल्कुल सामने अगर 25 सेंटीमीटर तक कोई ऑब्जेक्ट है हम उसको क्लियरली देख सकते हैं। ये हमारी आई का नियर पॉइंट, इस बात को याद रखना है, हमारी आई का क्या है, नियर पॉइंट। और फार पॉइंट क्या होता है आपकी आंखों का, इनफाइनाइट। कितना होता है, इनफाइनाइट। आप इनफाइनाइट तक देख सकते हो, दूर तक कितना भी दिखा लो आपको, चाहे आपको चांद दिख रहा है, सूरज दिख रहा है ना, सूरज 15 करोड़ किलोमीटर दूर आपको दिख रहा है ना, हाँ। लेकिन फार और नियरेस्ट पॉइंट आपके पास कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। अगर मैं बात करूं आपकी आंखें ठीक है, स्वस्थ है, कुछ बच्चे कहेंगे सर जी मेरे को तो अभी भी दिख रहा है, भैया आपकी आंखों में डिफेक्ट है। 25 सेंटीमीटर से लेकर इनफाइनाइट तक आप देख सकते हो, 25 सेंटीमीटर से पास की चीज आपको नहीं दिखेगी, ब्लर दिखेगी, ये फिर आपके सिर में दर्द होने लग जाएगा। इस नियर पॉइंट को एक वर्ड और बोलते हैं क्या, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इस चीज को याद रखना, क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। सीधा क्वेश्चन आता है, कितना होता है, इसको निकनेम बोलते हैं LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये आपके 25 सेंटीमीटर होता है आपकी आंखों का। ये आपके पास फार पॉइंट है। क्लियर है, क्लियर है भैया? तो ये आपके पास हो गया अकोमोडेशन आई। आपको कह रहे हैं सर जी मेरे को 25 से कम भी, मेरे को 25 सेंटीमीटर नहीं दिख रहा, क्या करूं, है ना, बताऊंगा क्या करना है। अब हम डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब आपकी आंखें खराब है सर, मेरे को दूर का भी नहीं दिखता, कोई बात नहीं, वो डिफेक्ट है आपकी आंखों में, वो अभी हम बात करेंगे। ये रेंज ऑफ वुमेन आई की याद रखना, इंफिनिटी से 25 सेंटीमीटर। क्लियर है, क्लियर है भैया? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो भैया अब हम बात करें आपके पास नेक्स्ट टॉपिक, डिफेक्ट ऑफ विजन। किसकी बात करें हम, डिफेक्ट ऑफ विजन की बात करेंगे। चलो डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है आपके पास, इनकी बात करें। चलो डिफेक्ट ऑफ विजन का मतलब हो गया आपकी आंखों में क्या क्या खराबी हो सकती है, ठीक है, कलपुर्जे आपकी आंखों के खराब कैसे हैं। चलो तो डिफेक्ट ऑफ विजन में आपके पास मेनली 3 डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया आपके पास। तो सबसे पहले हम डिफेक्ट की बात करेंगे, मायोपिया। क्या डिफेक्ट है आपके पास, पहला मायोपिया। मायोपिया को और क्या नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं शॉर्ट साइडनेस। क्या बोलते हैं इसको, शॉर्ट साइडनेस, या दूसरा नाम इसका होता है नियर साइडनेस। ये चीजें याद रखना, पेपर में सीबीएसई वाले खासकर बहुत चालाक होते हैं, वो सिंपल क्वेश्चन उठा के ना ऐसे पूछते हैं, शॉर्ट साइडनेस और नियर साइडनेस। ये कैसी बीमारी भैया, ये कैसी बीमारी जिसमें पर्सन है वो दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, वो ये डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच
अ पर्सन कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। वह फार ऑब्जेक्ट को साफ नहीं देख सकता, बट कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। यानी एक ऐसा डिफेक्टिव विजन है जिसके अंदर जो पर्सन है वो दूर की चीजों को नहीं देख सकता, कैन नॉट सी, बट कैन सी नियर ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। वो पास की चीजों को देख लेगा लेकिन दूर की चीजों को नहीं देख पाएगा। पास की चीज दिख जाएगी लेकिन दूर की चीज उसको ब्लर दिखेगी। ठीक है, तो इस बीमारी को बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं इस बीमारी को? मायोपिया बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलो, इस चीज को याद रखना। यानी मायोपिया आपके पास किस तरह की बीमारी है? जिसमें पर्सन है वो पास की चीजों को तो देख लेगा भैया, उसको दूर की चीजें नहीं दिखेगी। ठीक है, इसमें होता क्या भैया, देखो ध्यान रखना, यहाँ पे 3 डायग्राम बनेंगे। पहले हम 2 की बात करते हैं कि मान लो आपके पास ये आई है। हमने पहले भी आपको देखो चीजें डिटेल में पढ़ाई हुई है। देख ले, आपको देख बन रहा है ना? अच्छा, नीचे वाली आंख कट गई, कोई नहीं, इसको अलग बनाते हैं। चलो चलो, फिर 2 में ना 3 कर देंगे, दूसरी को थोड़ा साइज ज्यादा कर लेते हैं। चलो अब ठीक है। देखो आपके पास अगर मैं बात करूं नॉर्मल आई आपके पास है, तो मान लो रे ऑफ ऑब्जेक्ट आई आपके पास है ना, और आपके पास इमेज यहां पे बना दी। मतलब आपको दिख रहा है ये कौन सी आंख है आपके पास? नॉर्मल आई। यानी दूर से आपके पास कोई भी फार पॉइंट है और वहां से आपके पास ऑब्जेक्ट आई, रे ऑफ लाइट आई, सॉरी, कोई भी रे ऑफ लाइट आई। इसको थोड़ा प्रॉपर बना लेना, ये जस्ट टेढ़ा हो गया, थोड़ा नहीं होना चाहिए सर। ठीक है, तो आपके पास इस तरह से रे ऑफ लाइट आई और भैया इमेज बन गई यहाँ पे। अच्छा, अब आपकी आंखों में आया डिफेक्ट। मान लो आपके पास रे ऑफ लाइट आई, मैं रेड कलर से इसको दिखा रहा हूं। ठीक है, और ये अब आंखें क्या कर रही है, देखो ध्यान से देखना, ये इमेज को रेटिना पे नहीं बना रही, यहां पे आई डैश को कर दिया। इमेज कहां बना दी इसने? यहां पे। एक मिनट, क्लियर है? हाँ, इमेज क्या रेटिना पे बनी? नहीं बनी। इसका मतलब आपके डिफेक्ट हो गया भैया। अब आपको इमेज यहाँ पे बहुत बड़ी दिख रही होगी, आपको ब्लर ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा। जैसे आप फोटो बनाते हो, क्लिक करते हो और फोटो को जूम करते करते रहते हो, ज्यादा जूम कर लेते हो, फिर आपका तो ना इमेज है वो, देखो फोटो फटने लग गई है ना, ब्लर हो गई। वो ब्लर इसीलिए हुई क्योंकि आपके पास यहाँ पे बहुत पहले इमेज बन गई। यहाँ पे शार्प इमेज बनती लेकिन पहले आपके पास बड़ी इमेज बन गई। क्लियर है? वो बड़ी आपका जो सेल्स है उसको नहीं पढ़ पा रही, वो ब्लर इमेज आपको सीन हो रही है। क्लियर है? अब भैया ये हो गया, इसका रीजन क्या हुआ? इसके कोज इंपोर्टेंट है, कोज याद रखना। इसके कोजेस के आपके पास कोज नंबर 1 पहले ही आपको बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? लेंस ने ज्यादा कन्वर्ज किया, कन्वर्ज किया, कन्वर्ज ज्यादा हो गई ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर। याद रखोगे इस चीज को, ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। आंख की कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई लेंस की, ज्यादा विटामिन ए से संबंधित चीजें खा लिया आपने, नहीं ये डिफेक्ट होता है। ठीक है, कभी कभी हम खाना छोड़ देंगे आपने कहा। ठीक है, तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई लेंस की, वो पहले कन्वर्ज कर दी, उसको कन्वर्ज यहां पे करने लेकिन पहले कन्वर्ज कर रहे हैं। या फिर ड्यू टू शॉर्ट फोकल लेंथ, लेंस की फोकल लेंथ छोटी हो गई। दोनों का मतलब ऐसे एक ही होता है, शॉर्ट फोकल लेंथ का मतलब उसकी कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। क्लियर है? और नंबर 2, भाई आंख तो ठीक था, आपका लेंस ठीक है, लेकिन आपकी आईज का साइज बढ़ गया। तुम कहोगे सर ये क्या हो गया, आई का लेंस साइज भी बढ़ता है और क्या? जब आप छोटे थे आपकी आंखें क्या ऐसी थी, छोटी थी, फिर साइज आप जैसे आप बढ़ते गए, आपका जो आईज का साइज है, कान है, आपकी नाक है, आपके और भी बॉडी ऑर्गन है वो बढ़ रहे हैं, साइज उनका इंक्रीज हो रहा है टाइम टाइम पे। सिमिलरली आई क्या क्या पता कोई इसमें डिफेक्ट हो गया हो, और भैया आई लेंस है ना, इमेज सही बना लेकिन ऐसे बढ़ गया, क्या करेगा, ज्यादा बढ़ गया है ना, ड्यू टू इंक्रीज द साइज ऑफ
ड्यू टू इंक्रीज द साइज ऑफ आई बॉल। इस चीज को याद रखना, आई बॉल का साइज भी बढ़ने की वजह से बीमारी हो सकती है। इसको ठीक कैसे करें भैया? इसको ठीक करने के कारण है इसकी कन्वर्जिंग पावर को ठीक करो। ये कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जिंग पावर को ठीक करना है, मतलब इसकी कन्वर्जिंग पावर को कम करना है। कन्वर्जिंग पावर को कम करने के लिए मेरे को कौन सा लेंस यूज करना पड़ेगा? मेरे को ऐसा लेंस करना पड़ेगा जो कन्वर्जिंग पावर को कम करे, दैट इज डाइवर्जिंग लेंस। इसका उल्टा, अगर कन्वर्जिंग लेंस लगा दूंगा तो और मोड़ देगा, है ना, लेकिन मेरे को डाइवर्जिंग लेंस यहाँ पे लगाना पड़ेगा। यानी मैंने यहाँ पे कौन सा लेंस लगा दिया? कौन सा लेंस है डाइवर्जिंग लेंस? कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है भैया जी? ये कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस मैंने लगाया, अब क्या हुआ ध्यान से देखना, मैं ब्लू लाइन से कर रहा हूं। ये रे ऑफ लाइट आपके पास आई, इसने क्या कर दिया? इस रे ने उसको ऐसे ऊपर कर दिया, डाइवर्ज कर दिया। देखो ध्यान से देखो, ठीक है, डाइवर्ज कर दिया। अब इन रे को ना हम एक बार डॉट डॉट कर लेते हैं, रेड रेड को, जो घपला हो रहा है ना। और हमने क्या क्या देखा कि भैया रे ऑफ लाइट है ना, इसने डाइवर्ज कर दिया। क्या कर दिया इसने? रे को डाइवर्ज। अब डाइवर्ज करने के बाद रे सीधी कहां बन गई आपके पास? रेटिना में। क्या बात क्लियर है? क्या बात समझ में आई? फटाफट देखो। तो ये है आपके पास इसका इलाज। देखो एक बार इसको क्लियरली देखो, ठीक है भैया। तो ये है आपके पास, याद इसको रखेंगे। चले आगे फटाफट। ये मायोपिया था, इस आईज को बोलते हैं मायोपिक आईज, अगर डिफेक्टिव आपके पास है। नंबर 2 पे आपके पास डिफेक्ट कौन सा आता है? नंबर 2 पे आपके पास आएगा भैया हाइपरमेट्रोपिया। कौन सा आता है आपके पास? हाइपरमेट्रोपिया। फटाफट आगे चलते हैं। नंबर 2 पे आपके पास है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में इसको बोलते हैं फार साइडनेस या लॉन्ग साइडनेस। फार साइडनेस का मतलब है दूर की चीजों को देख पा रहे हैं, साइडनेस देखने लायक है, लॉन्ग का मतलब ही वही हो गया। तो फार साइडनेस, लॉन्ग साइडनेस, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है? ए पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्या कर पा रहे हैं? क्लियरली। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विजिबल। वो दूर की चीजों को आसानी से देख पा रहे हैं, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स नॉट क्लियरली विजिबल। यानी भैया क्या हो रहा है? वो पास की चीजों को नहीं देख पा रहा, दूर की चीजों को आसानी से देख रहा है। यानी द डिफेक्ट ऑफ विजन इन विच अ पर्सन कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। एंड द आईज नोन एज हाइपरमेट्रोपिक आईज, और द डिजीज नोन एज हाइपरमेट्रोपिया। इस बीमारी को तो बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, और इन आंखों को क्या बोल लेंगे? हाइपरमेट्रोपिक आईज। क्लियर है भैया? अब यहाँ पे मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि इसके कोज देखेंगे। अब यहाँ पे दे तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ये चीज याद रखना, पेपर में यहाँ से एक नंबर, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ से पक्का आएगा डिफेक्ट ऑफ विजन से। आपके पास 3 में से कोई भी एक आएगा, रखा मिलेगा, नो डाउट। चलो अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं फिर से, फिलहाल कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, डायग्राम पे फोकस मत करना। चलो देखो क्या हो गया। इसके अंदर जैसी रे ऑफ लाइट आई, मान लो पास की चीज नहीं दिख रही, अगर आपके पास आई ठीक है, तो पास से अगर चीज आ रही है तो पास के ऑब्जेक्ट से रे ऐसे निकल रही होगी, और इमेज कहां बना देगी आपके पास? ये रेटिना पे आई बन गई। मतलब आपको सही दिख रहा है, आपकी आंखें ठीक है, ये नॉर्मल आई है। ठीक है, पिछले वाले में मायोपिया में हमने कॉनकेव लेंस को यूज किया था ठीक करने के लिए। अगर किसी का, आप खुद देख सकते हो, अगर आपके स्पेक्स लगे हुए आप उनको फील करोगे, तो अगर कॉनकेव लेंस है मतलब आपको मायोपिया बीमारी है, कॉनकेव लेंस मतलब आपको मायोपिया बीमारी, मतलब आपको दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर ने लिखा होगा डी नेगेटिव, जब आप पर्ची देखते हो डॉक्टर उसके ऊपर लिखेगा -5 -2D, इसका मतलब डायोप्टर 2 पावर है, माइनस का मतलब कॉनकेव लेंस है, मतलब उसको आपके पास मायोपिया बीमारी है। तो इन चीजों को आपस में कोरिलेट करके पढ़ोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा चलो बात करें इसकी, तो इसने क्या किया? चलो आपके पास मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओ है, ये रे ऑफ लाइट गई गई भैया। अब ये क्या कर रहा है? इसको करनी कैसी है? लेकिन ये क्या कर रहा है, ध्यान से देखना, ये इमेज को कहां बना रहा है? पीछे बना रहा है। ओ माय गॉड, इसकी मशीन खराब हो गई, ज्यादा कन्वर्ज नहीं कर पा रहे।
और इमेज को आई डैश या बना दिया। ओहो, दिक्कतों का सामना हो गया ना, इमेज ही पार कर दी। मतलब कि इमेज आपको भी यहां पे इतनी बड़ी दिख रही है, ये कहने का मतलब हुआ। तो ये आपके पास डिफेक्ट ऑफ विजन हो गया, आपको हाइपरमेट्रोपिया बीमारी है। ये क्यों हुआ, इसका रीजन बताओ। अब यहाँ पे मेरे को बताओ कोज इसका। कोज में नंबर 1 की बात करें तो आपके पास लेंस है, उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो गई, ज्यादा हो गई, ज्यादा कन्वर्ज करे, कम कन्वर्ज करे, कम कन्वर्ज करे, उसकी कन्वर्जिंग पावर लेस। कन्वर्जिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई, लो हो गई। फोकल लेंथ बढ़ गई या घट गई, बढ़ गई। फोकल लेंथ इंक्रीजेस, और फोकल लेंथ इंक्रीज होने का मतलब है भैया देखो, लेंस है मोर थिन। ये चीजें मैं बार बार कह रहा हूं, इनको कोरिलेट करके पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। लेंस थिन हो गया, अपर्चर लार्ज हो गया, इसका मतलब है उसकी फोकल लेंथ बढ़ गई। ये चीजें मैंने सारी आपको बताई हुई है, मैराथन 2 में भी मैंने लास्ट में एक्सप्लेन किया उन चीजों को। अब इसको ठीक कैसे करें भैया। अच्छा, दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा कारण ये हो गया कि आपकी आंखें बड़ी नहीं, आपकी ऑर्गन का बड़ा ही इस तरह से हो गया। ठीक है, आप तो बड़े हो गए लेकिन आपकी आंखें नहीं बड़ी। कहते हैं ना, आप तो बड़े हो गए, दिमाग कभी भी बच्चों वाला है, दिल अभी भी बच्चों वाला है। ठीक है, होना भी अच्छी बात है, दिमाग और दिल बच्चों वाला अच्छा है, बड़े वाला फिर धोखाधड़ी में आ जाता है ना, बेईमानी। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिला कि आपके पास साइज इंक्रीज नहीं हुआ ड्यू टू शॉर्ट साइज ऑफ आई बॉल। आपकी आई बॉल का साइज शॉर्ट रह गया। अब इसको ठीक कैसे करें भैया, आई बॉल को साइज के थोड़ा मार मार के उसको थोड़ा बड़ा कर दो। चलो, अब यहाँ पे मेरे को कौन सा लेंस यूज करूं कि इसकी पावर घट जाए, सॉरी बढ़ जाए। कन्वर्जिंग पावर कम है, बढ़ाने के लिए मेरे को इसी तरह का लेंस यूज करना पड़ेगा। और भैया जी मैंने कौन सा लेंस यूज कर दिया, एक मैंने ऐसा लेंस यूज किया जो इसकी पावर बढ़ाए, कन्वर्जिंग पावर। और कन्वर्जिंग पावर बढ़ाने के लिए कौन सा लेंस यूज होता है हमारे पास, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस किया, ब्लू पेन से देखना, इसने क्या किया, ये रे ऑफ लाइट जैसे इसमें गई, इन्होंने इनको क्या कर दिया, कन्वर्ज कर दिया। क्या कर दिया, और थोड़ा रहा सा कसर इसने मेट दी। दोनों ने मिलकर ना लाइट को कन्वर्ज कर दिया सही प्रॉपरली। बोला थोड़ा सा कन्वर्ज मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा तू करते। ठीक है, और दोनों ने कन्वर्ज कर करके और आपके पास इमेज प्रॉपरली का बना दी, रेटिना बना दी, आपको दिखने लग गया। मतलब कि हाइपरमेट्रोपिया आई को हम करेक्टेड कैसे करें, इसकी करेक्टेड यूजिंग कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ सुटेबल पावर इन आवर स्पेक्स। क्या बात समझ में आई, ये दो बीमारी आपके पास। चलो आगे चले। अगर हम बात करें डिफेक्ट नंबर 3 का नाम है प्रेस बायोपिया। क्या नाम है, प्रेस बायोपिया आपके पास है थर्ड डिफेक्ट का। ठीक है, स्पेलिंग भी ठीक है, ओके बताइए। चलो, प्रेस बायोपिया आपके पास क्या होता है भैया, प्रेस बायोपिया ही आपके पास हाइपरमेट्रोपिया ही है। ये आपके पास एक हाइपरमेट्रोपिया ही है। कहोगे सर फिर फर्क क्या हुआ, हाइपरमेट्रोपिया किसी को हो जाएगा, लेकिन प्रेस बायोपिया कब होता है, ओनली ओल्ड एज में। ओल्ड एज में जो आपको बीमारी होती है उसको बोलते हैं प्रेस बायोपिया। यानी इन ओल्ड एज ए ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया क्या था, जिसमें पर्सन है वो पास की चीजें नहीं देख पा रहा था, दूर की देख पा रहा था। उसका रीजन क्या था, आपकी आंख के अंदर कॉन्वेक्स लेंस की वजह से दिक्कत होना, या फिर आपका रेटिना या आपकी साइज, आई बॉल का साइज नहीं बढ़ना। क्यों, आपका बेकार डाइट प्लान, दूसरा ज्यादा टीवी मोबाइल वगैरह यूज करना। ये रीजन हो सकता है, वो बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। ठीक है, मेनली आजकल आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे वो स्पेक्स यूज कर रहे हैं। लेकिन प्रेस बायोपिया किसको बोलेंगे, ये ओल्ड एज में होता है, बूढ़े लोगों को। ठीक है, क्यों, अब उनकी जो आंखें, उनकी सीलरी मसल्स है ना वो वीक हो गई, आवर सीलरी मसल्स बिकम वीक। भैया पूरी जिंदगी उन्होंने काम किया और एक टाइम के बाद उनकी जो सीलरी मसल्स है वो वीक हो गई, अब वो जल्दी से अकोमोडेट नहीं कर पा रही, हमारी लेंस का साइज नहीं बढ़ा घटा पा रही बेचारी, वो थक गई अब बुढ़ापे में। तो प्रेस बायोपिया क्या होता है, इन ओल्ड एज पर्सन कैन नॉट नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, वो पास की चीजों को नहीं देख पाएगा, उस बीमारी को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। इसको ठीक कैसे करें, जैसे हाइपरमेट्रोपिया ठीक किया था, हम कौन सा लेंस यूज करके, कॉन्वेक्स लेंस, जो लास्ट वाला केस मैंने एक्सप्लेन किया वही है प्रेस बायोपिया। बस रीजन क्या हो गया, यहाँ पे जो आपके पास कोज है वो है ओल्ड एज में सीलरी मसल्स का वीक होना, सीलरी मसल्स का वीक होना प्रेस बायोपिया है। अब बुढ़े लोग हो गए, उनको पास की चीज भी नहीं दिख पा रही ज्यादा, और वो दूर की भी नहीं देख पाते, है ना। अब उनको दोनों दिक्कत हो गई, उसको इसके अंदर प्रेस बायोपिया में उसको मायोपिया बीमारी भी हो गई और
हाइपरमेट्रोपिया, अब उसको ऐसे चश्मे लगाने पड़ेंगे भैया, वो 2 चश्मे पहने अपने पास करा रखे, दिखे तो एक चश्मा पहने दूसरा ना। अब आपने देखा होगा एक इस तरह के चश्मे देखे होंगे आपने दादा दादी के, देखे इस तरह के चश्मे, इनको बोलते हैं बाईफोकल लेंस। क्या बोलते हैं इनको? बाईफोकल लेंस। 2 है इसके अंदर, नीचे है आपके पास ये कॉन्वेक्स लेंस पढ़ने के लिए, फॉर रीडिंग, ताकि उनको पास की चीज दिख जाए, और ऊपर वाला होता है कॉनकेव लेंस फॉर फार ऑब्जेक्ट, दूर की चीजें देखने के लिए। ठीक है, ये बाईफोकल लेंस आपके पास होते हैं, इनको फिर हम ठीक कर सकते हैं चश्मों में ऐसे लेंस लगा के, कॉनकेव भी है कॉन्वेक्स भी है। यानी कॉन्वेक्स लगा मतलब हाइपरमेट्रोपिया बीमारी, ऊपर वाला मायोपिया, ये मायोपिया बीमारी के लिए हाइपरमेट्रोपिया, दोनों बीमारी हो गई तो आपके पास क्या बात याद रखोगे। और भैया एक नई बीमारी और है सिलेबस बीमारी तो पुरानी है लेकिन सिलेबस में क्वेश्चन यहां से पूछे जा रहे हैं आपके पास स्पेशली सीबीएसई। उस बीमारी को बोलते हैं कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं उस बीमारी को? कैटरैक्ट। ये कैटरैक्ट बीमारी क्या होती है भैया? खतरनाक बीमारी है बहुत ही। ठीक है, चलो अगली बीमारी का बात करें। कहोगे सर हमें तो डॉक्टर बना दिया। कैटरैक्ट बीमारी कैसी होती है भैया? इसको हिंदी बोलते हैं जाले लगना। घर में है ना, घर में जाले लगे, सर घर में कैटरैक्ट हो गया। नहीं देवियों देवताओं, ये कैटरैक्ट होता है आई के अंदर जाले लगना, आंखों में जाले लग गए तुम्हारे। मतलब सुनो ध्यान से, आपका जो आई लेंस है भैया, इसके ऊपर एक लेयर, एक स्किन ऐसे जमने लग जाती है। एक ट्रांसपेरेंट लेयर इज डिपॉजिट ऑन आवर आई लेंस। ये भी मोस्टली ओल्ड एज में होता है। जो आपका आई लेंस है उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, स्किन है, वो डिपॉजिट होने लग जाती है ओल्ड एज के कारण, जिसकी वजह से आपको धुंधला धुंधला दिखेगा, आपको साफ क्लियरली चीजें विजिबल नहीं होगी। इस बीमारी को बोलते हैं कैटरैक्ट। क्या बोलते हैं? कैटरैक्ट। यानी ए ट्रांसपेरेंट स्किन लेयर डिपॉजिट ऑन आवर आई लेंस ड्यू टू ओल्ड एज। क्लियर है? तो इसमें हमें साफ नहीं दिखेगा। चश्मे लगा के ठीक कर सकते? इसको नहीं कर सकते। इसको चश्मे लगा के इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। इसको ठीक कैसे करते हैं? बाय सर्जरी। आपने सुना भी होगा, कहते हैं बूढ़े लोग हमने आंख बनवाई है, और आंख बनवाने में क्या करते हैं डॉक्टर? इस जाले को रिमूव कर देते हैं यहां से। सर्जरी लेजर की हेल्प से भी सर्जरी होती है। ठीक है, मोस्टली लेजर की हेल्प से होती है। हम क्या करते हैं? जालों को हटा देते हैं यहां से, मतलब यहां से स्किन लेयर को हटा देते हैं। उसको बोलते हैं आप कैटरैक्ट बीमारी से ठीक होना। यानी इसको चश्मे से ठीक नहीं कर सकते, इसका कोई रीजन नहीं है। इसका ये कि आपके पास डिपॉजिट हो गया आई लेंस के ऊपर, एक स्किनी लेयर डिपॉजिट हो गई, जिसकी वजह से आपको चीजें ब्लर दिखेगी, और आप इसको सर्जरी की हेल्प से ठीक कर सकते हो भैया जी। इसको आप इसके अलावा चश्मे लगा के ठीक नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके पास हो गए सारे डिफेक्ट्स। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक आवर प्रिज्म। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके पास प्रिज्म। ये प्रिज्म आपके पास होता क्या है? देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिख भी रहा होगा, ये प्रिज्म है आपके पास। हाँ, यहाँ पे ये प्रिज्म, ठीक है, क्लियर है। ये आपने देखा भी होगा आपके स्कूल लैब्स वगैरह के अंदर भी आपको दिखाया जाता है अक्सर, एक ग्लास का है ना, ट्रायंगुलर शेप का, ये आपके पास प्रिज्म है। चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा इसको बना के। मान लो ये प्रिज्म आपने देखा तो इस तरह से आपको प्रिज्म दिखा है ना, और बैक साइड से थोड़ा ऐसे था। हाँ यार ड्राइंग नहीं हो रहा ना, छोड़ो, हम तुमने देख तो लिया प्रिज्म कैसा था। साइड व्यू मैंने इसलिए उसको आपको साइड व्यू दिखाया, लेकिन फ्रंट व्यू आपको देखने में कैसा लगेगा? एक ट्रायंगुलर शेप का इस तरह से। यानी प्रिज्म है आपके पास, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रायंगुलर शेप, ट्रांसपेरेंट ग्लास ऑफ ट्रायंगुलर शेप, object in which refraction of light टेक प्लेस, जिसके अंदर आपके पास क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट टेक प्लेस। या आपके पास रिफ्रैक्शन फिनोमेना को स्टडी करते हैं हम यहाँ पे। रिफ्रैक्शन फिनोमेना याद है? बेंडिंग ऑफ लाइट। तो आपके पास ये प्रिज्म होता है। क्लियर है?
इसको बोलते हैं एंगल ए बी सी। ये जो एंगल ए होता है इसको एंगल ऑफ प्रिज्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, चलो इसको आप बड़े लेवल पे बना के देखते हैं। चलो इसको मैं रब कर रहा हूं यहां पे। अगला इसमें सब टॉपिक है कि रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म। क्या टॉपिक आपके पास? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, कि ग्लास प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्शन फिनोमिना कैसे होगा। देखिएगा, हमने सबसे पहले क्या बनाया? प्रिज्म बनाया। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है भैया, ये आपके पास सी है। प्रिज्म का फ्रंट लुक है। क्लियर है? मान लो यहां से रे ऑफ लाइट आपके पास इस तरह से जा रही है। लाइट को जाना कैसे है? जाना लाइट को एक्चुअली में ऐसे, ये पॉइंट ए है। चलो ए नहीं, इसको बोलते हैं एम, के बोल दो इसको। ये पॉइंट एल पे आई। अब जैसे एल पे आई तो मेरे को बात बताओ, ये रेयर है, ये डेंसर मीडियम है, ग्लास है, तो ये कहां बैंड होती है? रेयर से डेंसर में जाती है टुवर्ड्स नॉर्मल। और आपने देखा भैया लाइट ऐसे बैंड हो गई। अब लाइट फिर से डेंसर से रेयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, और लाइट ऐसे चलेगा। यानी लाइट को जाना कैसे था भैया? ऐसे जाना था, के एल एम एन। लाइट को जाना कैसे था? अलोंग के एल पी, बट कैसे गई? के एल एम एन। इस फिनोमेना को बोलते हैं आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास लेयर। ठीक है भैया, यानी लाइट को जो मैंने बैक से देखा वो इस तरह से आई आपके पास। यानी कितना, ये इतना बैंड हो गई, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ये डेल्टा आपके पास क्या होता है? एंगल ऑफ डेविएशन। इंपोर्टेंट है भी। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि एक्चुअल में लाइट कितना डेविएट हुई, कितनी मुड़ गई। डेविएशन का मतलब होता है मुड़ना। तो लाइट को यहां से जाते लेकिन इतना मुड़ गई। क्लियर है? तो ये है आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। इस चीज को याद रखेंगे। इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। इसको इमरजेंट रे भी बोलते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमरजेंट रे। क्या बात क्लियर है? बस इसमें यही चीज है, इसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तुम कहोगे सर ये बैंड कैसे हुई? किधर? बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। तो भैया नॉर्मल क्या होता है? हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर। आपका ए बी सरफेस इस तरह से, तो इस तरह से आपके पास नॉर्मल हो गया। लाइट को जाना कैसे था? सीधा, लेकिन नॉर्मल नीचे, तो नॉर्मल की तरफ बैंड हुई है। इसका नॉर्मल किधर है? इसका नॉर्मल इधर है। अब लाइट ऐसे आ रही है, लाइट को जाना कैसे था? सीधा, लेकिन अवे फ्रॉम नॉर्मल, नीचे बैंड हो गई। इसको खुद रफ में करके देखना, प्रॉपरली आपको समझ आएगा। क्लियर है? अगला टॉपिक आपके पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया ये। यहां से आपके पास क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, नो डाउट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपके पास क्या होता है? जब जो, अच्छा आपने खुद देखा होगा, आप स्केल को ना धूप में लेके करते हो तो आपको देखते हैं पीछे रेनबो कुछ दिखता है, 7 रंग दिखते हैं। स्केल को तो आपने किया भी होगा घर पे, आप स्कूल में एक्सपेरिमेंट, है ना। धूप के आगे जैसे आप स्केल को रखोगे, स्केल के पीछे आपको रेनबो सा फॉर्मेशन होता है। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। व्हेन, यानी द फिनोमिना ऑफ, डेफिनेशन क्या बन गई इसकी? द फिनोमिना ऑफ, the phenomena of splitting of a white light when passed through a glass like prism। उसका सबसे बड़ा उदाहरण प्रिज्म है। ग्लास से पास होगी तो भी दिखता है, लेकिन सबसे बेस्ट उदाहरण आपके पास प्रिज्म। यानी एक फिनोमिना जिसके अंदर एक व्हाइट लाइट है, द फिनोमिना स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, और ये रह गया। यानी एक फिनोमिना है जिसमें एक व्हाइट लाइट है, वो कितने रंगों में टूट जाएगी? 7 कलर्स में टूट जाएगी। जब कहां से पास होगी? किसी भी ग्लास, प्लास्टिक से, या फिर प्रिज्म, हम यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ, ये पेपर में आते हैं। ठीक है, अच्छा तो हमने बोला कि प्रिज्म से भेजाएगा तो डिस्पर्जन फिनोमिना होगा। क्वेश्चन आता है कैसे होगा, करके दिखाओ। चलो करके दिखाते हैं। मान लो आपने, मैंने क्या किया, यहाँ पे प्रिज्म बनाया। ये आपके पास ए
ये बी और ये आपके पास सी। ये मान लो ग्लास प्रिज्म है, कंडीशन है व्हाइट लाइट आनी चाहिए भैया, बताएंगे इसके बारे में आपको, एक बार पहले देख लेते हैं। जैसे आपके पास ये लाइट आई, ये मैं बार बार बोल रहा हूं व्हाइट लाइट यूज करेंगे, व्हाइट लाइट इंसिडेंट रे आपके पास आई। अब रे को जाना कैसे है, इस तरह से जाने रे को, ये पॉइंट के एल, ये मैंने बोल दिया पॉइंट पी लास्ट की तरह। लेकिन लाइट हमने देखा क्या हुआ, देखो अभी यहाँ पे जादू हो गया। वो जादू क्या हो गया भैया, लाइट है ना वो 7 रंगों में टूट गई। 1 2 3 4 5 6 7, 7 रंग में ब्रेक हो गई, और 7 रंग में ब्रेक होके वो फिर से नीचे आ गई, क्योंकि फिर से आपके पास यहाँ पे और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, स्क्रीन। और ये आपको 7 रंग इस तरह से देखने को मिले, स्क्रीन है। ठीक है भैया, ये इस तरह से ये कलर ऐसे बैंड हो रहे हैं। ठीक है, सारे कलर बैंड हो रहे हैं, ये भी बैंड हो रहा है आपको, आप कहते हो सर क्लियर दिख रहा है, नहीं ये बैंड हो रहे हैं सारे कलर। ये थोड़ा ज्यादा बैंड हो गया ना, कोई ना होने दो। अब सारे कलर आपको किस 7 रंग में हो गया ना, 7 रंग इस तरह से आपके पास VIB GYOR, 7 कलर किस तरह से है, विबग्योर। विबग्योर में सबसे पहले कौन सा आता है, वोयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। क्या अब आपको क्लियर दिख रहे हैं ये रे, हाँ ये विबग्योर होता है, 7 रंग आपको देखने को मिलेंगे भैया। ठीक है, ये फिनोमिना को बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो आपको याद रखनी है, जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूं तो लाइट की वेवलेंथ बढ़ेगी, वेवलेंथ, मोर वेवलेंथ। किसकी होती है मोर वेवलेंथ, रेड की। और सबसे लेस वेवलेंथ किसकी होती है, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, वोयलेट की। वेवलेंथ इस तरह से बढ़ रही है ऊपर, सबसे ज्यादा रेड की होगी, फिर ऑरेंज की होगी, फिर येलो की, फिर ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड सिमिलरली वोयलेट। तो ये आपके पास वेवलेंथ याद रखोगे। ठीक है, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की होती है। ठीक है, और ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा मैं बोलूं सबसे ज्यादा कौन सा कलर डेविएट हुआ है, एंगल ऑफ डेविएशन याद है, नॉर्मल से आपके पास लाइट से कैसे डेविएट, तो सबसे ज्यादा डेविएशन किसके अंदर हुआ, जल्दी बोलो, सबसे ज्यादा डेविएट, सबसे ज्यादा कौन सा एंगल मुड़ा है, वोयलेट, यानी डेल्टा, मैंने लिख दिया वी। सबसे कम कौन मुड़ा, रेड, डेल्टा आर। क्या बात क्लियर है, तो एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज्यादा किसका होगा, वोयलेट का, एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम किसका होगा, रेड का। या मैं बोलूं जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसका एंगल ऑफ डेविएशन उतना ही कम। मैं बार बार बोल रहा हूं, चीजों को रिलेट करके रखोगे तो पकड़ मजबूत रखना इन चीजों, कॉन्सेप्ट क्लियर, ये बोलते हैं। ये है आपके पास भैया डिस्पर्जन ऑफ लाइट। इसका बड़ी एग्जांपल आपके पास, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो रियल लाइफ में इसका नेचुरल एग्जांपल आपके पास है रेनबो। कौन सा होता है, रेनबो, जो आप आसमान में देखते हो ना, जब आपके पास बारिश आ रही है और आपके पास धूप भी निकल रही है, तब आपको फिनोमेना देखने को मिलता है रेनबो। क्या बात क्लियर है, इस फिनोमेना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और 7 रंग इस तरह से टूटे, ओनली व्हाइट लाइट। तुम कहोगे सर जी व्हाइट लाइट, अगर मैंने रेड लाइट डाल दिया तो, अगर आपने रेड लाइट मान लो आपके पास प्रिज्म है, बोला सर मैं तो रेड लाइट डाल लूंगा, बताओ क्या होगा। जैसे रेड लाइट गई वो बैंड हुई, वो ऐसे वापिस आ गई, मतलब यहाँ पे कोई डिस्पर्जन नहीं हुआ भैया। डिस्पर्जन कब होगा, जब आपके पास ओनली व्हाइट लाइट जाएगी। अगर व्हाइट लाइट के अलावा कोई भी लाइट गई, वो सिंपल आपके पास रिफ्रैक्शन फिनोमिना शो करेगी, जिसे पीछे वाले मैंने बना के दिखाया ना, लाइट गई बैंड होके निकल गई, बस। ओनली व्हाइट लाइट एंटर करेगी, इसका मतलब हुआ कि जो सफेद लाइट है 7 रंग अपने साथ कैरी करती है, और ये है आपके पास डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्लियर है, चले आगे। एक छोटा सा टॉपिक आपके पास, रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम। मान लो मैंने क्या किया, देखो टाइम पास किया, कुछ नहीं किया है ना, फालतू काम करने वाले लोग होते हैं ना कुछ, उन्होंने किसी ने करके देखा है फालतू क्या काम, क्या फालतू काम किया, देखो मैंने 2 प्रिज्म लिए और इस तरह से रख दिए। ठीक है अब भैया क्या होगा कि जैसे व्हाइट लाइट एंटर की,
वो 7 कलर्स में ब्रेक हो गई इस तरह से, इस तरह से 7 रंग टूट गए। ठीक है, अंदर से ये देख लेना, वो निकल के और बैंड हो गई नीचे। अब जैसे इसके अंदर एंटर हुए, अब देखो रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, वो किधर बैंड हो जाएंगे, वो थोड़ा ऊपर की तरफ बैंड होंगे। ठीक है, वो थोड़ा एक्चुअली में ना थोड़ा इस तरह से हो जाएगा, देखो वो थोड़ा यहां से, और यहां से फिर ओके आपके पास लाइट कैसे निकल गई, ये इस तरह से, ये व्हाइट लाइट मिल गई आपको दोबारा। इस चीज को याद रखना, ये आपके पास कैसे लाइट आई थी, व्हाइट ही आई थी, और आपको लास्ट में कैसे मिल गई, व्हाइट लाइट। यानी रिकॉम्बिनेशन हो गया, व्हाइट लाइट से स्पेक्ट्रम बना 7 कलर का, और 7 कलर को जब मैंने दोबारा प्रिज्म के अंदर भेजा, लेकिन प्रिज्म उल्टा है, तो फिर से वो 1 कलर में मिल गए, मिक्स हो गए। क्लियर है, क्लियर है, इस चीज को याद रखना। ठीक है भैया, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास है द रेनबो। रेनबो क्या होता है, कैसे काम कर रहा है, उसको हम एक बार पढ़ेंगे फटाफट। इसके लिए एक टॉपिक है भैया TIR। TIR के लिए मैंने वीडियो आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ डिटेल में, आप जाके आप विजिट कर सकते हो, लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा TIR से रिलेटेड। ठीक है, अदरवाइज आप 10th क्लास में जाओगे, हमारी प्लेलिस्ट 10th क्लास है द फिजिक्स वे बाय हेमंत सर के, तो वहां पे आपको मिल जाएगा TIR आई के वीडियो नंबर 3 या 4 में मिलेगा शायद। ठीक है, तो वहां पे आप क्लियरली देख लेंगे। चलो, द रेनबो। रेनबो आपके पास क्या है, ये आपके पास नेचुरल एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल फिनोमिना नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट का नेचुरल एग्जाम्पल, नेचुरल फिनोमिना है, जिसको बोलते हैं रेनबो। रेनबो आपके पास आप नहीं बना रहे, खुद नेचर बना रहे इसको। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, उसमें प्रिज्म होना चाहिए और व्हाइट लाइट होनी चाहिए। अब प्रिज्म का काम कौन करेगा, मेरे को एक बात बताओ, रेनबो कब आता है, जब आपके पास रेन हो और प्लस में आपके पास क्या हो, सनलाइट हो। भैया रेन ने क्या, सनलाइट ने क्या किया, व्हाइट लाइट दे दी, व्हाइट लाइट आपको दे दी। अब आपको प्रिज्म चाहिए, ये प्रिज्म का काम कौन करेगा, रेन करेगी। रेन वर्क एज प्रिज्म। बारिश मतलब ड्रॉप्स, रेन ड्रॉप। ठीक है, रेन ड्रॉप, मान लो आपके पास ये रेन ड्रॉप है बारिश के मौसम में। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, जब आपके पास ये क्वेश्चन भी अक्सर आते हैं, रेनबो कब आएगा, जब सन कहां पे होगा, बिल्कुल बिहाइंड द रेन ड्रॉप। ठीक है, बारिश आ रही है और पीछे की साइड अगर सन होगा, तो आपके पास रेनबो फॉर्मेशन होगा। मान लो आपके पास सन है, सूरज मामा, और यहां से रे ऑफ लाइट आई, जैसे भैया यहां से सनलाइट आई, जैसे आपके पास सनलाइट आई, तो ये देखो रेयर और डेंसर, ये आपके पास जो रेन ड्रॉप है जस्ट लाइक बिहेव एज या प्रिज्म, वो प्रिज्म की तरह बिहेव कर रही है। भाई प्रिज्म के अंदर भी तो ग्लास होता है, रेन ड्रॉप के अंदर पूरा पानी होता है। क्लियर है, तो नियरली आपके पास, और आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना होता है, 1.5, और वाटर का होता है 1.33, तो अप्रोक्सीमेट सेम। तो आपके पास जो रेन ड्रॉप है, ये बारिश के मौसम में बहुत सारे छोटे छोटे रेन ड्रॉप मिलके, वाटर वेपर मिलके एक बड़ी रेन ड्रॉप बना देते हैं, और वहां पे फिर ये फिनोमिना अकर हो रहा है। जैसे सनलाइट आया, बताओ क्या होगा फटाफट, इस लाइट को जाना था और ये ऐसे बैंड हो गई और 7 रंगों में टूट गई। रेनबो कितने कलरों में टूट गई, यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हुआ, डिस्पर्जन फिनोमिना हुआ। कौन सा फिनोमिना हुआ, डिस्पर्जन। कौन सा, याद रखना, पहला फिनोमिना कौन सा देखने को मिल रहा है आपके पास, ये पेपर में आता है क्वेश्चन, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन हुआ, अब लाइट यहां पे आई, अब लाइट अंदर से मुड़ गई, बैंड हो गई, इस फिनोमिना को बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। भैया ये क्वेश्चन अक्सर आता है, उसमें TIR आते हैं, बच्चे करते हैं TIR क्या होता है, 12th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे कॉन्सेप्ट, ये 10th में भी आ गया। तो यहाँ पे कौन सा फिनोमिना हुआ, दूसरा, पहला हुआ आपके पास डिस्पर्जन, दूसरा कहां हुआ, TIR। अब जैसे यहाँ पे हुआ, ये लाइट अब यहाँ पे पहुंच गई, और ये बाहर आके आपके पास रेनबो, ये वी की ओर में टूटता है, नीचे वी होता है ऊपर आर होता है, तो नीचे वी मिलेगा ऊपर आर। क्लियर है, ये वी ये आर, इस तरह से आपको किसकी फॉर्मेशन दी गई, रेनबो दिख गया। क्लियर। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे तीसरा फंक्शन यहाँ पे क्या हुआ,
रिफ्रैक्शन। क्या हुआ? तो याद रखना इस चीज को भैया, डिस्पर्जन टीआईआर और रिफ्रैक्शन, ये तीन फिनोमेना होते हैं। पेपर में आ जाएगा डिस्पर्जन, टीआईआर और रिफ्लेक्शन, नहीं रिफ्रैक्शन। प्रॉपरली पढ़ना कौन कौन से फिनोमेना होते हैं, तो रेनबो के अंदर ही होता है आपके पास। क्लियर? चले आगे। योर नेक्स्ट टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नाम से पता चल रहा है रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन किसकी वजह से हो रहा है? एटमॉस्फेरिक की वजह से। चलो, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट caused by the Earth's atmosphere. अब अर्थ एटमोस्फेयर क्या होगा? ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटी लेयर। देखो कैसे करें शुरुआत। चलो देखो, मान लो आपके पास ये अर्थ है आपकी, अब हमें एक बात पता है, जैसे जैसे मैं हाइट पे जाऊंगा तो प्रेशर है ना वो डिक्रीज होता है। एटमोस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? डिक्रीज। एटमोस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज। और मैंने इस तरह से कुछ लेयर्स बना लिए, ठीक है? ये आप लेयर मानो ये। अच्छा, नीचे प्रेशर ज्यादा, नीचे पार्टिकल ज्यादा, तो ये डेंसर मीडियम, ऊपर वाला रेयर मीडियम। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो इसमें ज्यादा, तो ये इसके कंपेयर में डेंसर, ये रेयर, ये डेंसर, ये रेयर, ये डेंसर, ये रेयर। क्या बात समझ में आई भैया? नीचे वाला डेंसर मीडियम, इससे ऊपर वाला रेयर। अगर रेयर वाले को मैं ऊपर वाले से कंपेयर में करूं तो ऊपर वाले से डेंसर बन गया, क्योंकि ऊपर वाला और भी उसका क्या है आपके पास, दूर दूर पार्टिकल है, प्रेशर आपके पास डिक्रीज हो गया। ऊपर और प्रेशर डिक्रीज हो गया तो अभी नीचे वाला डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। ऊपर वाला और आपके पास प्रेशर लो हो गया तो रेयर, ये डेंसर। तो आपके पास इस तरह की लेयर जम गई, बन गई। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या हुआ? देखो, लाइट, मान लो यहां पे आपके पास स्टार है, चांद है, चांद ना, स्टार है, तारा। मान लो आपके पास एक स्टार है, स्टार से जैसी लाइट एंटर हुई, ये इस तरह से सीधी तो ना जाएगी, बैंड हो जाएगी। कभी ऐसे बैंड हो रही, कभी ऐसे बैंड हो रही, और बैंड होके आपको दिखेगा और आपको स्टार दिख गया। बहुत सारे स्टार है ना? अगर टोटली लाइट यहां से आ रही है इस तरह से ही, और ये आपकी आंखों में जा रही है एक स्टार से, तो आपको स्टार कैसे दिखेगा? ब्राइट दिखेगा। अगर कुछ नहीं जा रही होगी, वो आपको स्टार कैसे दिखेगा? डल दिखेगा। इसलिए क्वेश्चन आते हैं व्हाइट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तारे चमचमाट क्यों करते हैं? क्यों चमचमाते हैं वो? अगर चमचमा इसलिए है, आपको चमचमाने का मतलब क्या? एक बार आपको चमकदार दिखेगा, फिर डल, फिर ब्राइट, फिर डल, फिर ब्राइट, फिर डल। ब्राइट का मतलब हुआ कि बहुत सारी लाइट अगर आपकी आंखों में आ गई तो आपको ब्राइट दिख रहा है, अगर कुछ लाइटें आ गई तो डल दिख रहा है। क्यों? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। भाई हवा चल रही है या और भी रीजन हो सकते हैं, तो आपके पास क्या है? ये डेंस रेयर मीडियम ऊपर नीचे हो जाएंगे। ऊपर नीचे हो गए तो लाइट, मान लो 100 लाइट वहां से निकल रही है, तो जरूरत है 100 की 100 लाइट आपकी आंखों में जाए। 5 जा रही है तो आपको डल दिख रहा है, 15-20 चली गई तो थोड़ा ब्राइट दिखेगा, 25-30 चली गई और ब्राइट दिखेगा। तो इस तरह से आपके पास होता है व्हाइट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के अंदर ये होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। ठीक है? मोर लाइट इन आवर गोज इन आवर आईज, देन स्टार्स बिकम ब्राइट, otherwise it become dull, and this phenomena occurs continuous, so we see a star as a twinkling, dull bright, dull bright, dull bright। ठीक है? तो ये आपके पास हो गया। दूसरा, आपको एक चीज और है कि सन भी है, वो आपको डिले दिखता है या फिर आपको जल्दी निकलता हुआ दिखता है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन, हालांकि सिलेबस ने इसको मेंशन नहीं कर रखा, डिलीट भी कर रखा है इसको, देख लो फटाफट। मान लो आपके पास ये अर्थ है और ये अर्थ के ऊपर आप खड़े हुए हो, ठीक है? तो ये आपके, मैंने चारों तरफ क्या बना दिया? ये डेंसिटी के हिसाब से मैंने बना दिया, बहुत सारी डेंसिटीज है, हालांकि इससे ज्यादा होती है, लेकिन मैंने जस्ट मान लिया। ये आपके पास होरिजन है। अब आपको नीचे का तो नहीं दिखेगा कुछ सन, है ना? आप नीचे तो ना जाग पाओगे। मान लो यहाँ पे सन है सन यहाँ पे,
यहां से रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, आपको नहीं दिख रहा सन अभी, लेकिन रे ऑफ लाइट आपके पास ऐसे जा रही है, रे सन की, वो बैंड हो गई, वो और बैंड हो गई, वो आपको और बैंड हो गई, ठीक है। या फिर मैं ये मानू ऐसे बैंड हुई, ऐसे बैंड, ऐसे बैंड, ऐसे बैंड, और आपको सन कहां दिख गया, यहां दिख गया। हालांकि वो अभी राइज नहीं हुआ, लेकिन आपको 2 मिनट पहले ही दिख गया। ये क्या जादू हो गया, जादू हो गया ना। हाँ, आपको सन पहले दिख जाता है 2 मिनट, सुबह उगने से 2 मिनट पहले आपको दिख जाता है। अभी सन यहाँ पे, लेकिन आपको एक्चुअली में इमेज दिख रही है, क्या दिख रही है आपको, ये सन की इमेज। दिस इज ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सिमिलरली छिपेगा, जब सन यहां तक पहुंच जाएगा, राइज हो जाएगा, तब भी आपको यहाँ पे दिखता रहेगा वो, ये इमेज। तो 2 मिनट ज्यादा, यानी आपका जो दिन है वो 4 दिन 4 मिनट फालतू होता है। 2 मिनट आपको पहले दिखता है सूरज, और 2 मिनट लास्ट तक आपको सूरज दिखता है, ठीक है। क्लियर है, चले आगे। योर लास्ट टॉपिक इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है आपके पास, स्कैटर का मतलब होता है बिखरना। ठीक है, कोई भी चीज, अब यहाँ पे बिखरेगा कौन, दूध बिखर गया, चीनी बिखर गई, चावल बिखर गए, है ना, दाल बिखर गई, नहीं, लाइट बिखर गई। स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब आपके पास लाइट का बिखरना। ये क्या मजाक हो गया, लाइट का बिखरना, लाइट कैसे बिखरती है, चलो देखो। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होते हैं, द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट और चेंजिंग द पाथ ऑफ लाइट when strikes with the या collides with the atmospheric gases and dust particles। ये क्या लिख दिया मैंने, देखो, मान लो आपके पास ये अर्थ है, और आपको पता है कि सिर्फ एटमोस्फेयर हमारे अर्थ के पास ही है ना। इसके ऊपर जैसे यहाँ पे बहुत सारे गैस पार्टिकल है, लाइट, गैस पार्टिकल है, डस्ट पार्टिकल है, गैस वेपर है, बहुत सारे आपके पास इस तरह के पार्टिकल है। अब क्या हुआ, जैसे लाइट ने एंटर किया, वो लाइट एंटर करते यहाँ पे भैया 2 चीजें देखने को मिला, वाटर वेपर आ गया, एक लेयर हो गई ओजोन लेयर, वहां पे लाइट 7 रंगों में बट गई, है ना। अब वो टकराई, मान लो ब्लू कलर यहाँ पे आया, वो टकरा गया, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इधर मुड़ गया, इस तरह से सारे कलर आपके इसमें मिल गए। अगर अलग अलग रास्ता भूल गए, 7 भाई थे, मेले में चले गए, 7 खो गए टक्कर खा खा के भीड़ से, तो 7 कलर फैल गए। इस फिनोमेना बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्यों हुआ, जब ये कोलाइड हुआ, टक्कर हुई यहाँ पे लाइट की आपस में पार्टिकल्स के साथ। क्या बात क्लियर है, तो इस फिनोमेना बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसी को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट भी, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, टिंडल इफेक्ट। यानी लाइट जब स्कैटर्ड करेगी तो अपना रास्ता को चेंज कर लेगी, अपने पाथ को चेंज कर लेती, इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बात समझ में आई। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है आपके पास स्कैटरिंग के अंदर, इसको चाहे नोट करके आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है कि भैया आपके पास वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्कैटरिंग, यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, वेवलेंथ मोर स्कैटर्ड लेस। जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी वो कम स्कैटर्ड होगी, और जिसकी वेवलेंथ लेस वो स्कैटर्ड मोर। यानी वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होती है, रेड की, और सबसे कम किसकी होती है, वॉयलेट की। तो लाइट रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा इसलिए स्कैटर्ड नहीं होती, वो सीधी हमारे धरती पे आ जाएगी, और जो वॉयलेट है उसकी कम होती है, वो ऊपर स्कैटर्ड हो जाएगा, फैल जाएगा। कैसे, देखो, इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट का, वाई स्काई अपीयर्स ब्लू। ठीक है, कि आपके पास स्काई है वो अपीयर्स ब्लू क्यों है, वो आपको ब्लू क्यों दिखता है स्काई, तो स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर है, स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है।
sky appears blue due to स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या हुआ? वही हुआ कि मान लो व्हाइट लाइट आपके अंदर एंटर हुई, क्योंकि सन से तो कैसी लाइट आ रही है? व्हाइट लाइट। जैसे व्हाइट लाइट ने एटमॉस्फेयर में एंटर हुई, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हुई, तो व्हाइट लाइट एंटर होते क्या होगा? वो 7 रंगों में ब्रेक हो गई। और भैया 7 रंग में एक ऐसा लाइट है जिसको हम बोलते हैं विबग्योर। विबग्योर में याद करो, ये ऐसे हैं जिनकी वेवलेंथ कम है। ये 2-3 कलर, ये 2-3 कलर आसमान में फैल गए, मिक्स हो गए, और मिक्स होकर कैसा बनाया कलर? स्काई ब्लू। आसमान विबग्योर थोड़ी ना, आपके पास आसमान है वो वोलेट थोड़ी ना, इंडिगो थोड़ी ना, ब्लू थोड़ी ना, वो तीनों के मिक्स से एक नया कलर बनता है स्काई ब्लू। इसलिए आपको आसमान कैसा दिखता है? स्काई ब्लू। मेनली जो ये कलर है ये आपके एटमॉस्फेयर, आपके आसमान में थे, वो धरती पे आ गए, क्योंकि स्कैटर्ड नहीं हुए। ये पावरफुल कलर है, इनकी वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटर्ड कम होंगे, लेकिन ये कलर स्कैटर्ड हो गए, आसमान में रह गए, ऊपर ही रह गए, ऊपर ही घूमते रह गए, इसलिए आपको आसमान कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। क्या बात क्लियर है? अच्छा, अब क्वेश्चन आता है एस्ट्रोनॉट्स को आसमान कैसा दिखता है? अगर हम अर्थ के ऊपर चले गए, एस्ट्रोनॉट्स जो गए हैं स्पेस के अंदर, उनको स्पेस कैसा दिखता है? कलर ब्लैक कलर दिखता है। क्यों? क्वेश्चन आता है ब्लैक क्यों दिखता है? क्योंकि भैया एटमॉस्फेयर हमारी सिर्फ अर्थ पे है, ऊपर स्पेस के अंदर एटमॉस्फेयर नहीं है। स्पेस में एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब कि स्पेस में आपके पास भैया जी पार्टिकल्स नहीं है, वैक्यूम है वहां पे। अगर पार्टिकल्स नहीं है तो क्या लाइट किसी से टकराएगी? नहीं, वो सीधी आ जाएगी, लाइट नहीं टकराएगी, कोई भी वहां पे स्कैटरिंग फिनोमेना नहीं होगा। इसलिए एस्ट्रोनॉट्स कैसा दिखता है आपको? ब्लैक। ब्लैक दिखता है आपको एस्ट्रोनॉट्स को आसमान। क्लियर है? एक लास्ट है कि वाई सिग्नल्स आर यूजुअली रेड। आप ट्रेन वगैरह देखते हो, सिग्नल रेड ही क्यों होते हैं? रेड इसलिए होते हैं ताकि रेड है वो दूर तक दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि स्कैटर्ड लेस। स्कैटर्ड लेस, ये स्कैटर्ड नहीं होता, फैलता नहीं है, फोकस होता है, डायरेक्टेड होता है, सिंगली भागा जाएगा दूर तक। क्यों? क्योंकि वेवलेंथ मोर। भैया इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, इसलिए स्कैटर्ड नहीं होता। ये समझदार बच्चा है, ये भटकेगा नहीं तुम्हारी तरह इधर उधर, लेफ्ट राइट नहीं होगा, ये सीधा जाएगा, से फोकस है, और दूर तक आपको रेड कलर दिख जाएगा। ऐसा तो ना रेड आपके पास ट्रेन और तेजी से दौड़ी आ रही है ना, और जैसे ड्राइवर पास आए 100 मीटर, पता चला रेड कलर, अरे सिग्नल दे रहा है रेड, रुक जाओ, ड्राइवर खड़े ब्रेक लगा देगा। ऐसा थोड़ा होता है रेल में, ट्रेन के अंदर उसको दूर से दिख जाता है, 1-2 किलोमीटर दूर से रेड कलर दिख जाता है कि भैया आगे गड़बड़ है, वो ट्रेन को वैसे ब्रेक लगाना शुरू कर देता है। तो इस चीज को आप याद रखना। क्लियर है? तो ये आपके पास भैया जी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, यहां से आपके पास मोस्टली यही क्वेश्चन आते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। आई से क्वेश्चन आएगा पक्का, आई को अच्छे से कर लेना। मेनली फंक्शंस आते हैं यहां से। नंबर 2 आपके पास डिफेक्ट से क्वेश्चन पक्का आएगा, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या प्रेस बायोपिया। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया इसमें इंपॉर्टेंट है। हाँ, डिस्पर्जन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट है, प्रिज्म क्या क्रॉस बनवा ले, छोटा सा टॉपिक, बुक चैप्टर आपका छोटा सा, इसको प्रॉपरली अपने से कर लेना। गुड लक फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।